नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी के एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है अवधेश कुमार और टीएनसी एडवांस सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो पीडियाट्रिक जो नर्सिंग है दोस्तों, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। काफ़ी सारे जो नए जो एग्जाम हैं दोस्तों, जो आजकल जो हो रहे हैं, जिसमें हम नोट सेट, फिजिकल नोट सेट मान सकते हैं या फिर ईएसआईसी का एग्जाम मान सकते हैं। तो जो पीडियाट्रिक्स जो सब्जेक्ट है उसकी जो इंपॉर्टेंस है ना वो बड़ी है। आप खुद जाके क्वेश्चंस देखना। पहले ओबीजी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, आजकल पता नहीं क्या रीजन है, उन लोगों को ओबीजी के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा एक से उन्होंने कम कर दिए हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ऐसा आप पढ़ो मत ओबीजी, हो सकता है कि अगले एग्जाम में दोबारा से ओबीजी दे दे, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि क्या हो रहा है आजकल कि उनको ऐसे लगने लग गया है। क्या रीजन है कि पीडियाट्रिक जो नर्सिंग दोस्तों उसके जो क्वेश्चंस हैं वो एज कम्पेयर टू ओबीजी जो है वो ज़्यादा आने लग गए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज की क्लास की। एडवांस सीरीज के अंदर अभी तक हमने ओबीजी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जितने भी जो सिस्टम्स हैं सभी सिस्टम्स कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ टॉपिक्स हमने साइकेट्रिक नर्सिंग के पढ़े हैं जो कि आपको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में मिलेंगे। एंड अब हम पीडियाट्रिक जो नर्सिंग है दोस्तों उसकी हमारी ये लगभग 9वीं क्लास है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। और हमारे सामने जो हमारा आज का जो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि ए इन्फेंट हु हैज हैड डायरिया फॉर 3 डेज। एक इन्फेंट है, उसको क्या है दोस्तों, डायरिया है। कितने दिन से डायरिया है? 3 दिन से उसको क्या हो रखा है दोस्तों, डायरिया हो रखा है। तो मेन जो कंडीशन है दोस्तों वो यहाँ पर डिजीज कंडीशन की डायरिया है। इन्फेंट तो 1 साल तक का जो बच्चा होता है दोस्तों उसे हम किस नाम से जानते हैं? इन्फेंट के नाम से जानते हैं। और डायरिया कितने दिन से दोस्तों? 3 दिन से उसको क्या है, डायरिया। इज एडमिटेड इन ए लिथार्जिक स्टेट। ठीक है, बच्चा जो है वो बिल्कुल लिथार्जी है, मतलब फटी मान लो, थका हुआ मान लो, बिल्कुल एक्टिविटी जो है वो मिनिमम होती है, वो स्टेट में है। और जो उसकी जो रेस्पिरेटरी जो रेट है दोस्तों वो भी क्या हुई है, बढ़ी हुई है। ब्रीथिंग जो है वो क्या कर रहा है, रैपिडली कर रहा है। द पेरेंट्स स्टेट दैट द बेबी हैज बीन इंजेस्टिंग फॉर्मूला। जो पेरेंट्स वो कह रहे हैं कि जो बेबी है वो जो फॉर्मूला है, जो फूड है वो ले रहा है, बट although not as much as you, ले तो रहा है बट उतना नहीं ले रहा जितना उसको क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द सडन चेंज। और उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि एकदम से ये क्या हो गया कि जितना फूड चाहिए तो उतना फूड नहीं ले रहा है। ठीक है, तो एकदम से क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। तो व्हाट एक्सप्लेनेशन शुड द नर्स गिव द प्रेजेंट। ठीक है, सॉरी पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को जो नर्स है दोस्तों उसको क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, ये आपको क्या करना है इसमें बताना है। तो बोर्ड एक्सप्लेनेशन शुड द नर्स गिव द पेरेंट। पहला जो ऑप्शन दोस्तों क्या कर रहा है कि सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म इज अनस्टेबल इन यंग चिल्ड्रन। कि जो भाई यंग जो चिल्ड्रन है, जैसे 1 साल का बच्चा है, तो ऐसे बच्चों के अंदर क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म जो है, जो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, स्टेबल नहीं होता, कभी कम हो गया कभी ज्यादा हो गया, तो ऐसा होना क्या कहलाता है, अनस्टेबल कहलाता है। दूसरा जो ऑप्शन दोस्तों क्या कह रहा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी इज लेस देन इन एडल्ट। वो कह रहा है कि ये उसका रीजन ये है कि भाई बच्चे को डायरिया हुआ और ज़्यादा दिन हुए भी नहीं, 3 ही दिन में उसकी ये स्टेट क्यों होगी, क्या कारण था मेरे बच्चे की ऐसी कंडीशन होगी, 3 ही दिन में ये कंडीशन होने का क्या कारण है। तो जो पेरेंट्स दोस्तों वो ये चीज़ पूछ रहे हैं। ठीक है, एक बार इसमें थोड़ी सी लाइट को सही कर देता हूँ मैं। हाँ थोड़ा सा ठीक है। इसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है क्या कह रहा है कि रीनल फंक्शन इज इमैच्योर इन चिल्ड्रन अंटिल दे रीच स्कूल एज। कि जब तक बच्चे स्कूल एज नहीं पहुंचते हैं तब तक उनका जो रीनल जो फंक्शन है वो उतना काम नहीं कर रहा। और लास्ट जो ऑप्शन है दोस्तों क्या कह रहा है कि द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ बॉडी वेट इज ग्रेटर देन इन एडल्ट। कि एडल्ट के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी तुलना में, ठीक है, उसकी एडल्ट की तुलना में बच्चों के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है, आप सीधा फ्लूइड की रिक्वायरमेंट भी मान सकते हो, वो क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो 4th आएगा। क्यों आएगा इस बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। पहला जो ऑप्शन वो क्या कह रहा है इन सबको समझते हैं, फिर 4th जो ऑप्शन उसको अच्छे से समझा दूंगा। पहला जो ऑप्शन है उसको क्या कह रहा है कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज अनस्टेबल इन यंग चिल्ड्रन। ऐसा कुछ नहीं होता है, बच्चों के अंदर भी जो मेटाबॉलिज्म जो है दोस्तों, ये जरूर मान सकते हैं कि भाई मेटाबॉलिज्म बच्चों के अंदर क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है। तो ये तो आप कह सकते हो कि भाई हायर होता है, बट ये नहीं कह सकते कि अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब क्या होता है, कभी ज्यादा होना कभी कम होना, लेकिन ऐसा नहीं होता, हायर जरूर होता है
लेकिन स्टेबल होता है, ज्यादा होता है लेकिन स्टेबल होता है। ऐसा नहीं होता कि कभी कम हो रहा है एडल्ट से, कभी ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो गया। सेकंड जो ऑप्शन है क्या करेगा, द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी इज लेस देन इन एडल्ट। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोपोर्शन ऑफ जो वाटर है दोस्तों, वो बच्चों के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर क्या होता है, मोर होता है। इन्फेंट के अंदर अगर हम माने तो एडल्ट की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है, कम नहीं होता। थर्ड जो ऑप्शन वो क्या कह रहा है दोस्तों कि रीनल फंक्शन इज इमैच्योर इन चिल्ड्रन अंटिल दे रीच स्कूल एज। जो रीनल फंक्शन है ना वो इमैच्योर होता है, तो ऐसा नहीं है। आपकी मोस्टली बुक में लिखा हुआ है कि वो मैक्सिमम 2 साल तक, बस 2 ईयर तक जाकर एकदम से जो रीनल जो फंक्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं दोस्तों, मैच्योर हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने साल लेते हैं, 2 साल लेते हैं। तो उसके बाद में जो रीनल फंक्शन वो मैच्योर हो जाता है। जबकि यहाँ पर क्या लिख रखा है, स्कूल एज तक। तो ये सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन दोस्तों, द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ बॉडी वेट इज ग्रेटर देन इन एडल्ट। तो इस दोस्तों अगर ये सेकंड और जो फोर्थ ऑप्शन वो दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसमें अगर लेस की जगह मोर होता तो ये बिल्कुल सही बात होती। तो दोस्तों सीधी सी बात ये है कि अगर बच्चों के अंदर वाटर की जो अमाउंट है वो ज्यादा होगी, तो जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बस अब इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि भाई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ज्यादा है। तो बिल्कुल सही है। ज्यादा क्यों है, ज्यादा दोस्तों इसलिए है क्योंकि जो फ्लूइड जो है दोस्तों वो क्या होता है, ज्यादा होता है। वो क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसमें आपको कुछ ज्यादा इतना डिटेल में पढ़ने की ये जरूरत नहीं है कि भाई बच्चों के अंदर मान लो फ्लूइड ज्यादा होता है तो कितना फ्लूइड होता है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ते इसमें भी हम एडल्ट वाला ही है। उसका रीजन मैं बताता हूँ कि क्या होता है कारण। तो दोस्तों एक तो आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन आए कि भाई टोटल जो बॉडी वाटर है वो जन्म के समय कितना होता है। तो टोटल बॉडी वाटर एट बर्थ, ये पूछे आपसे कि जन्म के समय टोटल जो बॉडी वाटर है वो कितना होता है। तो जो इसका आंसर आएगा दोस्तों वो होगा आपका 75 से लेकर 80% तक, कि टोटल बॉडी वाटर जन्म के समय कितना होता है दोस्तों, 75 से 80% होता है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये आया दोस्तों कि एट 1 ईयर, कि 1 साल की एज पे जाकर ये कितना हो जाता है। तो 1 साल की एज पे जाकर दोस्तों ये 75 से 80% से घटकर लगभग कितना हो जाता है, 60% हो जाता है, टिल प्यूबर्टी तक। फिर मैंने उस बुक के अंदर ओपीके की बुक में नहीं दे रखा था, फिर मैंने दूसरी जो बुक है एक बुक में देखा, उनमें उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात लिख रखी थी। उस बुक में आपको जानकर अचंभा होगा, हम सोचते हैं भाई बच्चों के अंदर हमेशा ही बॉडी वाटर ज्यादा होता होगा, लेकिन उन्होंने लिख रखा था कि जब बच्चे बड़े होते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तब भी मेल के अंदर जो वाटर की जो अमाउंट है ना वो 60 ही रहती है, ठीक है। 1 साल तक तो ज्यादा होती है, लेकिन उसमें क्या लिख रखा था कि मेल के अंदर फिर भी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। लेकिन फीमेल के अंदर जो वाटर की जो अमाउंट है दोस्तों वो क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है, ठीक है। लगभग 55% होती है फीमेल के अंदर और 60% रहती है मेल में। तो मेल के अंदर तुम मान लो 1 साल के बाद ही, लगभग 1 साल के बाद ही कितना हो जाता है, 60% हो जाता है। टिल प्यूबर्टी तक का मतलब क्या, प्यूबर्टी के बाद भी यही लिखा गया है कि मेल के अंदर तो 60% ही रहता है, और एडल्ट में भी हम यही पढ़ते हैं। लेकिन फीमेल के अंदर दोस्तों कितना हो जाता है, 55% हो जाता है। तो सिंपल सी बात बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि 1 साल के बाद मेल के अंदर 60% वाटर हो जाता है, ठीक है। मेल कोई भी बच्चा है तो उसका 60% हो जाएगा, वो हमेशा 60 ही रहेगा। बुक्स में ये लिखा हुआ रहता है कि 1 साल के बाद 60% हो जाता है टिल प्यूबर्टी, लेकिन मैंने प्यूबर्टी से आगे पढ़ा तो उन्होंने लिख रखा था कि मेल के अंदर प्यूबर्टी के बाद में कितना रहता है, 60% रहता है। लेकिन फीमेल के अंदर जो वाटर की जो अमाउंट है दोस्तों थोड़ी सी कम रहती है। प्यूबर्टी के बाद वो चेंज हो जाती है, और प्यूबर्टी के बाद मतलब पूरी लाइफ टाइम लगभग, मतलब ओल्डर एडल्ट को छोड़ दे, बूढ़ों को छोड़ दे बेचारों को, तो लगभग कितनी रहती है, 55% रहती है, ठीक है। तो मतलब ये मान सकते हैं ओल्डर जो फीमेल होंगी, जो ओल्डर एडल्ट जो फीमेल है ओल्ड एज के अंदर, उनके अंदर तो और भी कम होता होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 75 से 80% जो होता है जन्म के समय होता है, 60% हम पढ़ते हैं एडल्टहुड में पढ़ते हैं, और 55% हम पढ़ते हैं दोस्तों ओल्ड एज में पढ़ते हैं। ऐसे तो पढ़ते हैं ना कि 80%, 60% और 55%। तो यहाँ पर तो ये लिख रखा है कि भाई फीमेल जो होती है ना उसके अंदर एडल्ट में भी 55% होता है। मेल और फीमेल की वाटर में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। लेकिन फिर भी देखो मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता, सिंपल सा अगर क्वेश्चन आता है ना तो आपको ये याद रखना है कि जन्म के समय 80%, देखो रेंज बताइए 75 से 80, लेकिन दोनों में से एक आंसर चुनना हो तो 80% आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप 60% याद रखना एडल्ट में और 55% याद रखना ओल्ड एज में। बस ये 3 जो डाटा है कम से कम वो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, और कुछ मत याद रखो। तो 75 से 80%, 60% और लगभग 55%, ठीक है। क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे सर यहाँ पर आप बता रहे हो कि फीमेल के अंदर, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहता था, इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि भाई बुक में ये लिखा हुआ है कि जब प्यूबर्टी आ जाती है उसके बाद भी एडल्ट में 60% रहता है, लेकिन फीमेल के अंदर कितना हो जाता है दोस्तों, 55% हो जाता है। तो वाटर की जो अमाउंट वो कम हो जाती है। अब मैं आपको मुझे पता है दोस्तों आपने कई बार ये चीजें पढ़ी होंगी अभी तक,
कई बार आप लोगों ने एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितनी बार पढ़ दिया होगा, लेकिन आप भूल जाते हो। तो आपको जो भूलना है ना वो बहुत दिक्कत दे रहा होगा। तो एक तरीका बनाओ कि आप कभी भूलो नहीं, एक ऐसा सिस्टम बनाओ कि इस चीज को भूलो नहीं, क्योंकि बहुत टफ हो जाता है। मैं जानता हूँ कि भूल हमारा जो माइंड है उसको बार बार भूल जाते हैं कितना परसेंट क्या था। तो इसके लिए मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूँ, बिल्कुल तरीका मेरा खुद का है, किसी बुक में मैंने कभी कॉपी नहीं किया, मैं सिर्फ तरीके से बता रहा हूँ कैसे इसको याद करना है, कि कैसे आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हो। हमेशा के लिए याद रखने के लिए दोस्तों हमारी जो ये है हमारी बॉडी, ये हमारी क्या है, बॉडी है। ये आप हो, आपका शरीर है, तो ये हमारी क्या है दोस्तों, बॉडी है। हमारी जो बॉडी है उसको आप 5 भागों में बांट दो, तो हमारी जो पूरी बॉडी होगी वो कितना परसेंट मानेंगे हम दोस्तों, 100% मानेंगे। सिंपल सी बात है भाई, हमारी पूरी बॉडी 100 है, ऐसे थोड़ी कि मेरी बॉडी 95% है। किसी भी पर्सन की पूरी बॉडी कितनी कहलाएगी, 100% कहलाएगी। अब 100% को 5 भागों में आपको बांटना है, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए, आपको बस एक डब्बा याद रखना पड़ेगा हमेशा, जो लास्ट में बनाऊंगा, बस उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। तो बॉडी जो है दोस्तों कितनी है, 100%। 5 भागों में अगर बांटोगे तो 100 में 5 का भाग दे दो, तो 100 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ गया, 20 आ गया। तो 5 डब्बे बना दो आप, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। छोटे बड़े आपको लग रहे होंगे, लेकिन आप मानना कि बराबर है, ठीक है। मुझे पता है कि थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई ठीक है। तो 5 डब्बे हो गए, तो प्रत्येक डब्बा कितने कितने परसेंट का हो जाएगा दोस्तों, तो सिंपल सी बात है भाई, 5 डब्बे हैं तो प्रत्येक डब्बा जो है वो 20-20% का हो जाएगा। 20-20-20-20 टोटल 100 हो गया। तो हमारी बॉडी को हमने 5 भागों में बांट दिया याद करने के लिए, सिर्फ कितने, किसके याद करने के लिए दोस्तों, याद करने के लिए। अब देखो हमारी जो बॉडी है उसमें हम जानते हैं कि आपको पता है कि भाई 60% क्या होता है दोस्तों, वाटर होता है, और 40% क्या होती है दोस्तों, सॉलिड होता है। यही पढ़ते हैं, 40% सॉलिड होता है और 60% क्या होता है दोस्तों, वाटर होता है। आपको ये बात पता रहती है, नहीं याद रहे तो कैसे याद रखो, शुरू का ध्यान रखो दोस्तों कि स्टार्टिंग के जो 3 जो डब्बे हैं, स्टार्टिंग के जो 3 जो डब्बे हैं ना, उन डब्बों में क्या भरा है, पानी भरा है, ऐसे याद रखो। याद हो गया। और बाकी के जो 2 डब्बे हैं दोस्तों वो तो क्या है, आपके सॉलिड है। तो सॉलिड जो है दोस्तों उनको आप कलर कर दो। थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया भाई कि कोई भी एक चीज है उसमें 5 डब्बे हैं, 5 डब्बों में 2 डब्बे जो है वो इधर वाले, जो इधर वाले इस कलर में है, और इधर वालों में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। बाहर वाले जो डब्बे होंगे वो एक्स्ट्रा और अंदर वाले इंट्रा, कह सकते हो नहीं कह सकते। बाहर वाले जो डब्बे होंगे दोस्तों उनको क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा, और अंदर वाले को क्या बोलेंगे, इंट्रा। अब बाहर वाला तो एक ही हो सकता है, ऐसे तो नहीं कि 2 होंगे बाहर, बाहर तो कोई चीज एक ही होगी ना। मैं तो यहाँ पर 3 आदमी खड़े हैं, मैं कहूँगा बाहर ये तीनों खड़े हैं, मान लो मैं कहूँगा कि बाहर कौन सा खड़ा है, तो आप कहोगे ये खड़ा है। तो जो बाहर वाला है ना दोस्तों, इसको मानेंगे हम बाहर वाला तो एक्स्ट्रा। तो ये जो एक्स्ट्रा है ये 1 डब्बे में है, और जो इंट्रा है वो 2 डब्बों में है। एक ऐसी ट्रिक है, कभी नहीं बोलोगे, थोड़ा सा बस दिमाग लगा लेना, फिर कभी नहीं बोलोगे दोस्तों। कई चीजें करवाऊंगा मैं आपको इसी से, इससे हर चीज क्लियर हो जाएगी। आपको जितने भी क्वेश्चन है ना सारे क्लियर करवाऊंगा आपको मैं, बस थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। देखो बाहर वाला जो है दोस्तों वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वो कितना परसेंट है पूरी बॉडी का, मैं कह रहा हूँ पूरी बॉडी का बताना है। तो आप क्या कहोगे दोस्तों, भाई पूरी बॉडी है 100%, तो पूरी बॉडी का 20% क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक ही डब्बा है ना पूरी बॉडी का, तो कितना, 1 डब्बा 20%। और इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है दोस्तों वो कितना है, 40%। तो पूरी बॉडी के 2 डब्बे हैं, 1 डब्बा 20 का, तो 2 डब्बा कितने के हो गए दोस्तों, 40 का। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना होता है, 40%। कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ तक बताओ कोई भी प्रॉब्लम है क्या, नहीं है तो लिख लो। आगे और कराऊंगा मैं, पूरा टेंशन मत करो। हमने सिंपल सी चीज क्या देखी, हमने ये देखी दोस्तों कि हमारी है बॉडी,
बॉडी को हमने बांटा दो भागों में। एक जो बांटा दोस्तों हमने किस में बांटा, आपको सॉलिड में। एक हमने किस में बांटा दोस्तों, वाटर में। सॉलिड इधर इधर के दो डब्बे हैं तो 40%, वाटर इधर इधर के तीनों डब्बे हैं तो कितना परसेंट आपके, 60% हो गया। सॉलिड को आगे हमने बांटा नहीं, वाटर को हमने दो भागों में बांटा। बाहर वाला जो डब्बा था उसको बोल दिया हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि वाटर है तो फ्लूइड है। बाहर वाला है, याद करने के लिए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और अंदर वाला जो है दोस्तों उसको हमने क्या बोल दिया, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या बोल दिया हमने, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वो टोटल बॉडी वेट का, टोटल बॉडी वेट बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। तो टोटल बॉडी वेट कितना है, 100% है। टोटल बॉडी वेट का एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है दोस्तों वो कितना है, 20%। और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है दोस्तों वो कितना है, तो आप कहोगे कि सर इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वो 2 डब्बे हैं तो 40% है। यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है दोस्तों कि जो बच्चे हैं ना वो ये क्वेश्चन पूछते हैं। सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन मान लो ये आ जाए कि टोटल बॉडी वाटर का कितना परसेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और कितना परसेंट इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। टोटल बॉडी वेट नहीं बोल रहा, टोटल बॉडी वाटर का। भाई टोटल बॉडी वाटर कौन सा है, तो मैं कहूँगा सर, आप कहोगे सर ये 3 डब्बे हैं। टोटल बॉडी वाटर आप क्या कहोगे सर, ये 3 डब्बे हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। ये तीनों डब्बे क्या हैं, टोटल बॉडी वाटर हैं। तो मतलब कि टोटल बॉडी वाटर जो है उसको 3 भागों में बराबर बांट रखा है हमने, 3 भागों में बांट रखा है। तो टोटल बॉडी वाटर कितना है दोस्तों, टोटल बॉडी वाटर जो है उसको हम मानेंगे भाई वाटर जितना भी है बॉडी के अंदर वो इन 3 डब्बों के अंदर है, बाकी नहीं है। याद रखने के लिए क्या याद रखोगे भाई, वाटर जितना भी है बॉडी के अंदर वो 3 डब्बों में इधर नहीं है, क्योंकि इधर क्या है, सॉलिड है। ये तो सिर्फ क्या है दोस्तों, सॉलिड है, तो इसका तो वाटर का कोई लेना देना है नहीं। तो टोटल बॉडी वाटर कहाँ है, इन 3 डब्बों में जितना भी वाटर है, मतलब जितना भी मतलब मैक्सिमम वाटर बॉडी के अंदर, मैक्सिमम मतलब 100% वाटर। तो बॉडी का जितना वाटर है दोस्तों वो इन तीनों डब्बों में है। तो तीनों डब्बे वाटर को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, क्योंकि हमने वाटर इसी में भरा है। तो ये मान लो कि ये तीनों डब्बे जो है दोस्तों इनमें 100% बॉडी का वाटर है। किसी को दिक्कत है भाई, 100% ही वाटर है ना, सॉलिड तो नहीं है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि इन तीनों डब्बों में हमारी बॉडी का 100% वाटर है। किसी को दिक्कत है इस बात में कि भाई नहीं सर इधर भी है, नहीं है ना, इधर तो वाटर है ही नहीं, सॉलिड है, तो इसका कोई लेना देना है नहीं। तो ये तो हमारा सॉलिड है। तो 100% वाटर तीनों डब्बों में है, तो मतलब तीनों डब्बे बराबर हैं, क्योंकि हमने इधर देखा है 20%। तो जो तीनों जो डब्बे होंगे दोस्तों वो लगभग कितने होंगे, तीनों डब्बे जो होंगे वो लगभग कितने होंगे, आप बताओ भाई। 100% तीनों है तो एक जो डब्बा होगा वो कितने का होगा, बताओ। तीनों हैं तो लगभग आप कहोगे सर 33.33 होंगे। लगभग कितने होंगे दोस्तों, 33.33 होंगे, क्योंकि लेकिन हम एवरेज के लिए मान लेते हैं, याद रखने के लिए मान लेते हैं लगभग कि तीनों डब्बों के अंदर अगर सिर्फ वाटर की बात करें तो इस तीनों डब्बों के अंदर वाटर कितना होगा, इसके अंदर भी 33%, इसमें भी 33%, इसमें भी 33%। ध्यान रखना, मैं पूरी बॉडी का नहीं बता रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जितना भी वाटर है वो इन 3 डब्बों में है। तीनों डब्बों का अगर बराबर बांटे तो 100% होता है, तो 33 लगभग 99, तो लगभग एवरेज मान लो आप लगभग। तो एक को आप 34 मान लो, एक को आप 33 की जगह क्या मान लो, 34, क्योंकि 100 करना है ना आपको, 99 नहीं करना। तो एवरेज के लिए मान लिया कि भाई ये 34, चाहिए इधर वाले को 34 मान लो, चाहिए इधर वाले को। तो दोस्तों उससे क्या निकलेगा, उससे ये निकलेगा कि भाई लगभग हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, इधर वाले को, इससे क्या निकलेगा दोस्तों कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वो कितना होता है टोटल बॉडी वाटर का। देखो पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना भाई, मैं दोबारा से ले आऊंगा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, इन डब्बों में देखो, इन डब्बों को देख के क्वेश्चन बताओ आप। देखो पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है दोस्तों कि टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट क्या क्या है। पहला क्या है, टोटल बॉडी वेट का, मैं वाटर नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल बॉडी वेट, इसको आप लिख लेना अच्छे से, टोटल बॉडी वेट का, टोटल बॉडी वेट का, ठीक है, कुछ लिखा नहीं है, टोटल बॉडी वेट लिखा है बस, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखो, ठीक है, टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट कितना होता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया। तो आप कहोगे सर टोटल बॉडी वेट का, मैं इधर लिख देता हूँ, टोटल बॉडी वेट का आप कहोगे सर 20% क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वेट बोल रहा हूँ। 40% क्या है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, क्योंकि 40 हो गया ना, इंट्रासेलुलर दोनों है, 20 40 हो गया। और 40% क्या हो गया दोस्तों आपका सॉलिड हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
अब मैं कहूं टोटल बॉडी वाटर का, अब वाटर है कितना कितना परसेंट है, तो भाई आप सॉलिड में कितना वाटर है, आपको सर 0 है। जब वाटर है ही नहीं तो दोनों डब्बों में 0 हो गया, मतलब कि 0 हो गया। अब देखो इधर एक डब्बा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, तो एक ही डब्बा है, तो वो कितना हो गया लगभग 33%। तो टोटल बॉडी वाटर का कितना परसेंट दोस्तों एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, 33%। और कितना परसेंट इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, तो 66% भी मान लो। अगर जिस बच्चों के मैं कैसे सेलुलर मान लो जो बराबर है तो एवरेज के लिए आप 66 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगभग ये कितना होता है दोस्तों 67% होता है। तो टोटल बॉडी वाटर का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो 33% होता है, इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है दोस्तों वो लगभग 67% होता है। और टोटल बॉडी वाटर का सॉलिड कितना होता है 0। टोटल बॉडी वाटर का सॉलिड कितना होता है 0। भाई सॉलिड कहां से होगा, वाटर ही पूछ रहा हूं, तो वो क्या होगा 0 होगा। या किसी को दिक्कत है तो बता दो, आप इसमें किसी को दिक्कत है तो बता दो, नहीं। लेकिन दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में वो आपको ये पूछ ले, ठीक है, आपने टोटल बॉडी वेट भी देख लिया, टोटल बॉडी वाटर भी देख लिया। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है दोस्तों कि भाई जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें क्या क्या होते हैं। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, ध्यान रखना, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। इसके जितने भी क्वेश्चन बनने थे वो बन लिए। बस अब लास्ट जो आपको जो याद करना है लास्ट दोस्तों, वो ये याद करना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है ना उसको भी अलग अलग क्या करते हैं दोस्तों, डिवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को भी हम अलग अलग क्या करते हैं दोस्तों, डिवाइड करते हैं। तो अलग अलग कितने भागों में डिवाइड करते हैं सबको पता है कि भाई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या तो ब्लड में रहेगा, तो प्लाज्मा के रूप में रहता है, या सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर जो बॉडी की जो कैविटीज जो होती हैं उनके अंदर होता है, जिसे हम ट्रांससेलुलर फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो 3 होते हैं ये। बट अब दिक्कत ये आ रही है कि भाई 3 कितने कितने होते हैं। तो इसको याद करने के लिए आप कैसे याद करोगे, तो उसको ऐसे याद करोगे कि आप इसको 10 भागों में डिवाइड करो। अभी मैं समझाऊंगा कि मैंने 10 भागों में क्यों डिवाइड किया है। 1 2 3, अभी मैं लास्ट में जब ट्रिक को खत्म करूंगा ना तब आपको समझाऊंगा कितना सिंपल है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने डब्बे बन गए, 10 बन गए। जब ऐसे मान लो कि टोटल बॉडी वेट का ये कितना परसेंट है दोस्तों, 20% है। टोटल बॉडी वेट बोल रहा हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो टोटल बॉडी वेट का कितना है 20% है, इंटरसेलुलर फ्लूइड 40% है, और सॉलिड कितना है 40% है। जब टोटल बॉडी वेट का 20% है तो ये प्रत्येक डब्बा कितने कितने परसेंट का होगा टोटल बॉडी वेट का, तो सिर्फ 20% तो 2 होगा, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 भाई 2 दाई 20, 10 डब्बे हैं, तो प्रत्येक डब्बा जो है वो टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट बना हुआ है, 2% बना हुआ है। अब देखो याद करने के लिए आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे याद रखना है। अब आपको याद रखना है दोस्तों कि स्टार्टिंग के जो 2 डब्बे हैं, स्टार्टिंग के जो 2 डब्बे हैं, या पहले एक डब्बे को ले लो ताकि याद रहे कि पहला एक डब्बा है फिर 2 है। तो याद रखना स्टार्टिंग का जो एक डब्बा है उसके बाद में अगले 2 डब्बे हैं, और उसके बाद में बचे हुए दोस्तों जितने भी, इसको थोड़ा सा कलर मैं एक अलग लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। इसके बाद बचे हुए जितने भी डब्बे हैं वो उनका सेम कलर है। तो 3 भागों में हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को बांट दिया। डब्बों में कैसे बांटा, 1 डब्बा 2 डब्बा, 1 और 2 3, बाकी के कितने बचे 7, तो बाकी के 7 डब्बों को हमने इस प्रकार से बांट दिया। याद रखना है कि भाई शुरू का जो डब्बा है जो कि कितना है 2% है, शुरू का जो 2% डब्बा है दोस्तों वो सबसे कम क्या होता है, ट्रांससेलुलर फ्लूइड है। तो ये क्या है दोस्तों आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड। अभी देखो इससे कितने क्वेश्चंस बनेंगे अभी आप देखना, ट्रांससेलुलर फ्लूइड है। अगले जो 2 डब्बे हैं दोस्तों वो क्या है आपके प्लाज्मा है, क्या है दोस्तों प्लाज्मा है। और बाकी के बचे हुए जितने भी डब्बे हैं आपके वो क्या है दोस्तों इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। अब देखो भाई टोटल बॉडी का बोल रहा हूं, टोटल बॉडी का कितना परसेंट ट्रांससेलुलर फ्लूइड है, टोटल बॉडी का कितना परसेंट ट्रांससेलुलर फ्लूइड है, तो आपको 2%। भाई ये 20% को तो हमने 2 भागों में बांटा, 2 में बांटा, तो ये पूरी बॉडी का ही तो है। तो पूरी बॉडी का ट्रांससेलुलर जो फ्लूइड है दोस्तों वो कितना परसेंट है, 2% है। पूरी बॉडी का कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, पूरी बॉडी का कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, तो आप कहोगे सर प्लाज्मा जो है पूरी बॉडी का 4% होता है।
और अगर आपसे ये पूछे कि भाई इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है वो पूरी बॉडी का कितना परसेंट होता है, तो आप कहोगे सर इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है वो 2, 4, 6, 8, 10 कितने 2 और 1 2, 4, 6 हो गई, तो कितने हो गया 14%। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना परसेंट होता है 14%। प्लाज्मा जो है दोस्तों वो 4%, तो ट्रांससेलुलर फ्लूइड कितना होता है 2%। कोई दिक्कत है? टोटल बॉडी का किसका है दोस्तों, ये टोटल बॉडी का। तो लिख लो एक बार इसको। हमने अभी तक क्या लिखा भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर, देखो टोटल बॉडी 100%, उसमें से जो 2 डब्बे थे इधर वाले सॉलिड और इधर वाले 3 डब्बे वाटर, इसमें से लास्ट वाला 1 डब्बा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, 2 डब्बे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, टोटल बॉडी वाटर हो गया। लेकिन क्वेश्चन आता है टोटल बॉडी वेट वाटर का, ये वेट का है, ठीक है, टोटल बॉडी वेट का, ये टोटल बॉडी वाटर का। तो हमने उसको भागों में बांटा, कितने भागों में, क्योंकि भाई पूरा वाटर ही यही है, तो इन दोनों में बटेगा, इसके पास तो है ही नहीं वाटर, तो इन दोनों में बटेगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हमने लगभग 33% लिया और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को लगभग हमने कितना परसेंट लिया दोस्तों, आपका 67% लिया। इसमें आपको किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक नहीं। फिर हमने देखा कि भाई इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है आगे, तो उसको छोड़ दो। फिर हमने देखा एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है दोस्तों, उसके 3 क्लासिफिकेशन है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम 3 भागों में क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला 1 डब्बा स्टार्टिंग का क्या कहलाता है, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। फिर नीचे के 2 डब्बे प्लाज्मा, बाकी के 7 डब्बे क्या है दोस्तों, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो 1 डब्बा है दोस्तों वो ट्रांससेल्युलर है, तो 2%, क्योंकि 10 डब्बे हैं। प्लाज्मा में 2 डब्बे हैं तो 4%, इसमें 7 डब्बे हैं तो 14%, क्योंकि हर डब्बा 2% का है। तो ट्रांससेलुलर 2%, प्लाज्मा 4%, इंटरस्टिशियल 14%। देखो अब आपको कैसे याद करना है, आप भूल गए, याद नहीं आ रहा, अब आपको बस ये डब्बा याद रखना है कि भाई मेरे पास सर ने बताया कि मुझे 5 डब्बे बनाने हैं, 1 2 3 4 5, और पहले वाला जो डब्बा है दोस्तों उसमें मुझे 10 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये चीज तो याद कर लोगे ना भाई कि 5 डब्बे हैं और पहले वाले में 10 डब्बे हैं, बस 2 लाइन याद रखनी है। टोटल 5 डब्बे हैं, पहले वाले में 10 डब्बे, टोटल 5 है। तो अब आपको खुद नहीं सोचना, ये डब्बे खुद बताएंगे आपको आंसर। टोटल जो है दोस्तों कितना है 100%, प्रत्येक डब्बा 20 20 20 20 20%, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आ जाओ। इसके बाद में क्वेश्चन आएगा कि भाई सॉलिड कितने में है, तो आपको ये तो याद रहेगा ना इतना तो कि भाई सॉलिड जो है दोस्तों वो लास्ट, क्योंकि कलर जो है ना वो दिमाग में छप जाते हैं, ये जो कलर है ना दोस्तों ये दिमाग में छप जाता है कि इधर 2 था, इधर 1, लास्ट में 2 2, तो पहले 1 है फिर 2 2 डब्बे हैं, बस ऐसे याद रखो कि भाई शुरू में 1 डब्बा, इधर वाले 2 डब्बे, ये 2 डब्बे हैं, ये 2 डब्बे हैं दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं आपके, सॉलिड हैं। ये पूरे 3 डब्बे क्या हैं दोस्तों आपके, आपको पता है इसमें पानी भर दो तीनों में तो तीनों क्या है दोस्तों आपके, वाटर है। बाहर की तरफ है क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। भूल जाते हैं ना ये तो कि कौन सा ज्यादा और कौन सा कम क्या है, अंदर वाले दोनों हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। 3 डब्बे टोटल वाटर बॉडी में 100%, तो तीनों डब्बे 33 33 33 के 33 33 33, तो लगभग ये 33% और ये लगभग 66 होता है। एवरेज हम कितना मानते हैं इसको, 66 की जगह कितना कर लेते हैं 67%। आगे इसका कोई क्लासिफिकेशन आपको नहीं पढ़ना। कोई पूछे कि भाई इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये पूछे कि इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है दोस्तों वो टोटल बॉडी का कितना परसेंट होता है, टोटल बॉडी वेट का, तो आप कहोगे कितना परसेंट होता है दोस्तों 67%। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना हो, सॉरी 40%, ठीक है, हाँ 40 20 में 40, टोटल बॉडी जो वेट का, मैं वाटर सोच रहा हूँ, वेट का 40% और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टोटल बॉडी वेट का 20%। लेकिन वाटर का पूछे तो 3 भागों में बांटा है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टोटल बॉडी वाटर का 33% और इंट्रासेलुलर फ्लूइड टोटल बॉडी वाटर का 67%, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इधर, इनको 5 भागों में, सॉरी इसको हमने 10 भागों में बांट दिया, इनमें आ जाओ। अब इन 10 भागों में सारे कितने हैं, 2 2, अरे यार 2 2 हैं, तो याद रखना है कि पहले वाला 1 है फिर 2 है, पहले वाला 1 फिर 2 और फिर बाकी के सारे सेम, फिर बाकी के सारे सेम। तो पहले वाला सबसे कम क्या होता है, ट्रांससेल्युलर फ्लूइड, वो 1 है, फिर प्लाज्मा 2 है और बाकी के जो है दोस्तों वो क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। 10 डब्बे हैं, ये 20% है, तो कितना कितना हो गया, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 हो गया। तो ये 2%, ये 4% और ये आपके 14%, 2 4 और 14% हो गया आपका एक्स्ट्रा सेलुलर
फ्लूइड। अब सबसे मेन जो चीज आती है ना दोस्तों, वो यहाँ पर ये आती है। ये तो आपने बांट लिया कि भाई ट्रांससेलुलर फ्लूइड है वो 2% है पूरी बॉडी का, लेकिन क्वेश्चन है 3 प्रकार से बन सकता है। क्वेश्चन वो ये पूछे कि भाई ट्रांससेलुलर फ्लूइड वाटर का कितना परसेंट है, या वो ये पूछे कि ट्रांससेलुलर जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। अब देखो ज़्यादा आपको मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, बस सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ कि भाई एक आपके पास डब्बा है, ठीक है, बस मैं इसको सिंपल सी बात बताना खुद ही। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बस इसको कम कर देता हूँ मैं, 6 7 8 9 बस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपके 10। अब ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन मान लो दोस्तों कि ये आए कि भाई टोटल बॉडी का कितना है। तो टोटल बॉडी का तो हम जानते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, मतलब हमने ये वाला डब्बा उठाया है, तो ये वाला जो डब्बा जो हमने उठाया है, ये वाला जो डब्बा उठाया है हमने, ठीक है, ये टोटल बॉडी का कितना परसेंट है, 20% है। तो जब टोटल बॉडी वेट का 20% था, ये डब्बा टोटल बॉडी वेट का कितना था, 20% था। तो जो प्रत्येक जो डब्बे थे दोस्तों वो कितने कितने परसेंट के हो गए, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 के हो गए। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन दिक्कत ये आ जाए कि टोटल बॉडी वाटर का कितना होगा, टोटल बॉडी वाटर का। अब हम जानते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर टोटल बॉडी वाटर कितना है, 33% है भाई, 33 ऐसे तो बना था ना। तो अगर मान लो कि जो 10 डब्बे हैं इनके अंदर 33% वाटर है, कोई दिक्कत है भाई, 10 डब्बों के अंदर कितना वाटर है, 33% है, तो एक डब्बे के अंदर कितना होगा, अब आप खुद बताओ। अब ये नहीं कि आप कहोगे सर हम 2 के तरीके से सारे बताओ हमें, तो ऐसे तो देखो होगा नहीं, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप कहोगे सर अब भाई 2 तो मैंने ले लिया, वो तो मैंने किस हिसाब से ले लिया आपको कि भाई तो डब्बे याद रहे, ठीक है, तो आपको कितने याद रहे, डब्बे याद रहे, इसमें एक था, एक में 2 था और एक में आपके बाकी के 7 डब्बे थे। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाएगा भाई टोटल बॉडी, एक तो टोटल बॉडी वेट का तो ये 2 वाला काम करेगा, लेकिन मुझे टोटल बॉडी वाटर का, तो वाटर में ये डब्बा जो है पूरा जो डब्बा है वो कितने परसेंट है, 33% का है। तो प्रत्येक छोटे वाले डब्बे कितने के होंगे, तो आप कहोगे सर प्रत्येक छोटे वाले 3.3 के हो जाएंगे। भाई 33 जो है उसमें 10 डब्बे शामिल हो रहे हैं, तो एक डब्बा 3.3 का लगभग, तो 3.3 3.3 3.3 ऐसे 3.3 3.3। तो इससे क्या पता चल जाएगा, टोटल बॉडी वाटर। तो एक जो डब्बा है दोस्तों वो पहला कौन सा है, ट्रांससेलुलर फ्लूइड का। तो ट्रांससेलुलर जो फ्लूइड है, कहीं में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर दिया वो मैंने, कई बार मैं सिंपल बनाने के चक्कर में मुझे तो आ जाता है समझ में, पता नहीं बच्चों को ऐसा लगता होगा कि सर क्या करा रहे हो। ट्रांससेलुलर जो फ्लूइड है दोस्तों वो उसका एक डब्बा है, 33% में एक डब्बा होगा तो कितना होगा वो 3.3, तो लगभग इसको मान लेंगे 3% के बराबर, ठीक है। पॉइंट वाले हटा दो, बाद में पॉइंट वाले लेंगे नहीं। 2 डब्बे जो है दोस्तों वो किसके हैं, प्लाज्मा के। तो एक डब्बा 3.3 के, तो 2 डब्बे कितने के हो गए, 6.6 के हो गए, तो लगभग 6.6%, तो लगभग कितने के बराबर होगा, लगभग 7% के बराबर। और बाकी के कितने डब्बे बचे दोस्तों, 7%, सॉरी कितने डब्बे बचे, 7 डब्बे। तो एक डब्बा 3.3 का, तो 7 डब्बे कितने के हो जाएंगे, तो 3.3 गुणा में 7, तो 7 21 के उस पर 2 7 21 और 2 23, लगभग 23.1%, तो लगभग ये 23% हो गया। तो हम जानते हैं टोटल बॉडी जो वाटर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो कितना है, 33% है। तो देखो 7 3 7 10 और 23 33 हो गया। तो 33% में 3% जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, ट्रांससेलुलर। 33% क्या होता है भाई, 33% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो बॉडी का वाटर है वो है, टोटल बॉडी वाटर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर है। तो उसमें से 3% जो होता है 33 में से वो क्या होता है, ट्रांससेलुलर। 7% जो होता है दोस्तों वो प्लाज्मा। 23% जो होता है वो दोस्तों क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं आपको एक वो सीक्वेंस वाइज लिखाऊंगा तो और क्लियर करवा दूंगा। अब आपके पास ये 10 डब्बे हैं, लेकिन आपसे वो ये पूछ ले कि भाई एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है ना
उसमें कितना वाटर, उसमें प्लाज्मा में कितना वाटर होता है, सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। अब हम जानते हैं दोस्तों टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही कितना है, 20% है। टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है दोस्तों आपका 20% है। लेकिन अब वो यहाँ पर पूरी बॉडी वेट का तो कितना है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 20%, लेकिन ये पूछ रहे भाई सिर्फ ये बताओ कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कितना परसेंट, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पूछ रहा है, वाटर का नहीं पूछ रहा, टोटल बॉडी का नहीं पूछ रहा, सिर्फ वो ये कह रहा है कि भाई एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसका कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, उसका कितना परसेंट ये होता है भाई। तो अपने आप में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या हो गया, 100% हो गया। तो जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अपने आप में 100% हो गया तो ये सारे डब्बे कितने कितने परसेंट के हो गए, 10-10 के हो गए। क्या कितने के हो गए, 10। तो एक पहला जो डब्बा है वो ट्रांससेलुलर फ्लूइड का, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ट्रांससेलुलर फ्लूइड कितना हो गया भाई 10%। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का प्लाज्मा कितना परसेंट हो गया 20%, और बाकी का 70% जो बच गया दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो हमने क्या पढ़ा, अब एक बार इसको सीक्वेंस में लिखाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा। हम बिल्कुल सिस्टमेटिकली एक बार क्या करते हैं दोस्तों पढ़ते हैं। एक बार मैं डब्बे बनाता हूं फिर आपको वापस से लेके आऊंगा, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, इधर 10 बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर हमने जाना कि ये वाले क्या थे आपका सॉलिड, ठीक है। वापस आ जाओ, जिसको भी नहीं याद है छोड़ दो कि नहीं याद है मुझे। अब वापस जीरो से एक बार मैं एक तरीका बताऊंगा उसे याद करना है। सॉलिड ये क्या है दोस्तों भाई, आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ये भी लगता है भाई समझ में नहीं है कि मैं कोशिश ही नहीं करूँ तो फिर मेरी गलती है उसमें ना। हो सकता है कि समझ में नहीं आया रट लो, रट लेना लास्ट में, वो तो रटना तो है ही, लेकिन कम से कम क्या पता समझ में आ जाए और आपको हमेशा के लिए याद हो जाए चीजें। तो ये क्या है दोस्तों सॉलिड, ये चीजें क्या है दोस्तों आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये दोनों क्या है दोस्तों आपके इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अब आपको पूछे पहला क्वेश्चन कि भाई टोटल बॉडी वेट का कितना कितना परसेंट क्या क्या होता है, तो आप कहोगे सर 20% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, 40% क्योंकि ये दो डब्बे हैं ये 40%, ये एक डब्बा ये दो डब्बे और ये आपके दो डब्बे, और 40% क्या होता है सॉलिड। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये नहीं लग रहा कि भाई हमारी बॉडी के अंदर लगभग जितना इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उतना क्या होता है सॉलिड होता है, ठीक है पहला। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये ना आकर ये आए कि भाई टोटल बॉडी वेट की जगह वो दे दे टोटल बॉडी वाटर, टोटल बॉडी वाटर दे दे वो, ठीक है। ये टोटल बॉडी वाटर है, तो भाई टोटल बॉडी वाटर का सॉलिड में कितना वाटर है भाई टोटल बॉडी का 0, इधर 0। अब टोटल बॉडी वाटर बच गया है यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर तो यही था, 60% हमारा क्या था वाटर था, 40% सॉलिड था, और 60% में 20% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, 40% इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो भाई वाटर कितना है, तो आप कहोगे सर 33 में बांट दो, 33 और 33, तो लगभग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 33% और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में 66 या 67%, 66 से लेकर 67% तक आप इसको याद रखोगे। अब नेक्स्ट आ जाए दोस्तों, ये पूछे कि भाई एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है, चलो इसमें आ जाओ। अब इस 33 में से टोटल बॉडी वाटर का जो 33% है इसमें से कितना परसेंट आपका ट्रांस सेलुलर फ्लूइड है, कितना परसेंट आपका प्लाज्मा है, और कितना परसेंट आपका क्या है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। सिर्फ 33% का बताना है, पूरे का नहीं, ठीक है। अगर टोटल बॉडी वाटर का पूछता तो सॉरी टोटल बॉडी वेट का पूछता तो इस 20% में क्या बताते कि भाई 2% तो क्या था आपका ट्रांस सेलुलर फ्लूइड था, 4, ठीक है 4% जो था वो क्या था, क्योंकि इसी 20% का था ना। देखो सिंपल सी बात है, ये 20% था टोटल बॉडी वेट का, उस टोटल बॉडी वेट का 2% क्या है दोस्तों ट्रांस सेलुलर फ्लूइड, 4% क्या है दोस्तों प्लाज्मा, और बाकी का कितना बच गया 4 और 2 6, 14 बच गया। तो 14% क्या था दोस्तों आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 33 में देखो, 33 में पूछे कि कितना ट्रांससेलुलर, कितना प्लाज्मा और कितना इंटरस्टिशियल। तो अभी हमने निकाला है भाई 33 में है, तो उस हिसाब से निकालेंगे कि भाई 33 है तो एक डब्बा 3.3 का, तो लगभग 3% क्या था आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड। 2 डब्बे बनेंगे तो 6.6, तो लगभग 7% आपको क्या था दोस्तों प्लाज्मा। दूसरा तीसरा याद ही करने की जरूरत नहीं है, देखो 3 और 7 10, टोटल कितने हैं 33, तो 23 ये हो गए 23%। देखो 3 7 10 33, तो 33% में, तो 33% क्या है, तो टोटल बॉडी वाटर में
ये भी लिख सकते हैं कि टोटल बॉडी वाटर में 3% ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता है, टोटल बॉडी वाटर के अंदर प्लाज्मा 7% होता है, और टोटल बॉडी वाटर में इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है दोस्तों वो कितना होता है 23% होता है। यही निकाला था ना हमने अभी, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये पूछे कि भाई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितने कितने होते हैं ये चीजें, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितने होते हैं, तो भाई एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वो सॉलिड में कितना होता है, अरे भाई 0%, 0 ही होता है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितना होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, 0, कोई लेना देना ही नहीं है, कोई वही नहीं है भाई। लेकिन हमें तो ये निकालना है ना, मेन जो अभी जो पढ़ा है वो निकालना है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अब अपने आप में कितना हो गया, 100% हो गया। तो इस 100% में दोस्तों हर एक डब्बा 10% का बन गया, तो हम कह सकते हैं कि 10% क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो, 10% क्या हो जाएगा आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड, क्योंकि एक डब्बा 10% का बन गया, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पूरा 100% अपने आप में, और 2 डब्बे हैं तो 20% क्या बन जाएगा दोस्तों आपका प्लाज्मा, और 70% आपका क्या बन जाएगा दोस्तों इंटरस्टिशियल, क्या बन जाएगा इंटरस्टिशियल। भाई याद हो गया या नहीं हो गया, नहीं। अब लास्ट की जो चीज है दोस्तों वो उन बच्चों के लिए है जिनको ये लग रहा है कि भाई सर मुझे तो याद नहीं होगा, मुझे तो याद नहीं होने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो भाई तुम लोग अपने तरीके से लिखो, कैसे लिखोगे वो मैं बता देता हूं आपको। तो भाई उसमें ऐसे लिख लो, ये तो लिख लो बॉडी 100%, सॉलिड 40%, वाटर 60%। इसको 2 भागों में बांट दो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 20%, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड आपका 40%। लिख लो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टोटल बॉडी वेट का 20%, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टोटल बॉडी वेट का आपका 40%। तो ऐसे लिख लो, क्योंकि आप लोगों को तो टफ बनाना ही नहीं है ना, मैं इसको मिटा ही देता हूँ यार, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। देखो ये उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया और वो चाहते हैं कि मैं याद भी करूँ, तो आप रट लो भाई। बॉडी को हमने 2 भागों में बांटा। पहला जो भाग है दोस्तों वो आपका क्या है, आपका वाटर, और दूसरा भाग है सॉलिड। छोड़ो डब्बों को, वाटर 60%, सॉलिड आपका 40%, कोई दिक्कत नहीं। सॉलिड का आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, वाटर का आगे क्या है दोस्तों क्लासिफिकेशन है। तो वाटर का आगे क्लासिफिकेशन देखो, वाटर को हमने 2 भागों में बांटते हैं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक क्या बांटते हैं दोस्तों इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है दोस्तों वो टोटल बॉडी वेट का कितना % होता है, तो आप लिख लेना इसमें 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट, मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ टोटल बॉडी वेट। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टोटल बॉडी वाटर का कितना होता है, तो आप कहोगे सर 33%, तो 33% ऑफ टोटल बॉडी वाटर, कोई दिक्कत नहीं। अब लिख लो इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड टोटल बॉडी वेट का कितना होता है 40%, तो इसमें लिख लो 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट, ठीक है। और लगभग 66 से 67% ऑफ टोटल बॉडी वाटर होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, इसका तो कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं। क्लासिफिकेशन किसका है दोस्तों एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम 3 भागों में बांटते हैं, ट्रांससेलुलर, प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल। लिख लो 2% किसका है 2% ऑफ, ऐसे लिखना ट्रांससेलुलर फ्लूइड 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है, टोटल बॉडी वेट। प्लाज्मा 4% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है, टोटल बॉडी वाटर, वेट बोल रहा हूँ, वाटर होता है। अरे हाँ वाटर वेट, यार क्या लिख रहा हूँ भाई, मुझे तो डब्बे से याद है ना। तो 4 2 6 कितना बच गया 14, तो 14% ऑफ टोटल बॉडी वेट इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, टोटल बॉडी वेट। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं है। दूसरी चीज या और ये आ जाएगी भाई टोटल बॉडी वाटर का ट्रांससेलुलर फ्लूइड कितना होता है, टोटल बॉडी वाटर का बताना है। तो टोटल बॉडी वाटर जो कितना है दोस्तों 60% है टोटल बॉडी वाटर, ठीक है। और उस 60% में से आपका 33% क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो उस 33% में से लगभग 3% क्या होता है 3% ऑफ टोटल बॉडी वाटर, टोटल बॉडी वाटर क्या होता है ट्रांससेलुलर। 7% ऑफ टोटल बॉडी वाटर
क्या होता है प्लाज्मा। 3 और 7 कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया, कितना बचा 23। तो 23% ऑफ टोटल बॉडी वाटर क्या होता है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में मान लो कि ये नहीं देखकर अब वो ये लिख दे, ये नहीं देखकर आपको वो क्या लिख दे कि भाई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के कितने कितने परसेंट होते हैं। तो 10% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और 20% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और 70% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर। बस भाई ये चार्ट बना लो आप, इनको याद नहीं हो रहा, वो इतनी चीजें याद तो करनी पड़ेगी भाई फिर आपको, देखो ठीक है। हो सकता है मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप लोग कमजोर हो आपको याद नहीं हुआ, हो सकता है कि भाई अलग अलग दिमाग होता है, मुझे सही लग रहा है, हो सकता है टफ भी हो, सबके लिए टफ हो, हर बच्चे के लिए टफ होगा ना। तो ये भाई बस मैंने अपनी तरफ से मेहनत की, मैंने कोशिश की पूरी आपको समझाने की भाई चीज़ें आपको क्या हो याद हो, ठीक है। हो सकता है कि मैं इसमें फेल हो गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो हमने पढ़ी है वो सब चीज़ें क्या रहें दोस्तों याद रहें, ठीक है। ये खत्म हो गया भाई। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ, ये सब रफ काम कर रखा है मैंने, उसको छोड़ो। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आए, एक दो क्वेश्चन और पढ़ाता हूँ। मोस्ट अबेंडेंट आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सबसे ज्यादा क्या कौन सा आयन पाया जाता है, तो आप क्या लिखोगे दोस्तों सोडियम, क्या लिखोगे सोडियम। और सेम क्वेश्चन में आए कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या पाया जाता है, तो पोटेशियम। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो छोटे एग्जामों में आए, लेकिन बहुत सारे एग्जामों में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कितने में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, कितने में इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है कि आपसे कोई पूछे कि भाई मेरा बच्चा जो है ना वो 8 किलो का है, तो इसका बॉडी का वाटर रिक्वायरमेंट कितना होगा, कितने वाटर रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ये है वाटर रिक्वायरमेंट इन बॉडी। अब इसमें ये कोई डायरिया वायरिया कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सा है भाई बॉडी रिक्वायरमेंट कितना होता है बॉडी के अंदर, बस बॉडी, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट इन चाइल्ड लिख लो, बस बच्चे के अंदर, चाइल्ड बॉडी थोड़ी लिखोगे, चाइल्ड सही लगेगा भाई, बच्चे के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है। अब हम इसे 3 भागों में बांटेंगे। पहला दोस्तों ये भाग है जब बच्चे का जो वेट है, बच्चे का जो वेट, मान लो कोई बच्चे का 10 kg से कम वेट है, सीधा क्वेश्चन आ जाए भाई 8 kg का वेट है तो उसकी बॉडी के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अब मैं सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा लास्ट में, तो आपको याद हो जाएगी। देखो जिन भी बच्चों का 10 kg से वजन कम है उनका आपको 100 ml पर kg और पर डे उनको क्या देना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए। जैसे मान लो 8 kg का कोई बच्चा है तो कितना हो गया, 8 गुणा में 100 ml 1 kg में है, तो 8 kg में कितना हो गया दोस्तों आपका 800 ml। एक दिन में उस बच्चे को कितना देंगे हम, 800 ml देंगे। किसका, जिस बच्चे का वेट कितना है दोस्तों 8 kg, क्योंकि 1 kg के बच्चे को हम 100 ml देंगे एक दिन में, तो 10 kg तक के बच्चे में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये यूज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये आया कि भाई 10 kg में नहीं, 10 से और 20 kg का पूछ ले, वो कितना पूछ ले, 10 से और 20 kg के बच्चे में आप कैसे दोगे। तो दोस्तों 10 से 20 kg के बच्चे में हम क्या करते हैं कि भाई स्टार्टिंग के जो 10 kg हैं, ठीक है, ये 10 kg तक है टोटल, ये आप ऐसे लिख लेना, इसको ऐसे लिख लेना, 10 kg या 10 kg से कम। तो हम जानते हैं दोस्तों, अब बच्चा जो है दोस्तों उसका जो वजन है वो 10 से 20 kg के बीच में है, और आपसे पूछ ले कि इसके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट बताओ, तो भाई सिंपल सी बात है कि शुरू का 10 kg है वो तो उसी प्रकार से निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, 100 ml को 10 से गुणा कर दो, तो लगभग 1000 ml, ठीक है। 10 kg के बच्चे को बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि 10 से 20 kg के बच्चे में आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि पहले मैं 10 kg के बच्चे का निकालूंगा, तो 10 kg तक के बच्चे में कितना निकालोगे आप, 100 ml पर kg पर डे। तो वो तो भाई 10 kg तो रह ही रहेगा ना हर बच्चे के अंदर, क्योंकि जिस बच्चे के अंदर 12 किलो वजन है तो ये वो 10 वाला तो निकालोगे ना, बाकी का 2 किलो वाला है वो आगे होगा कि भाई 12 का है तो अलग होगा, 13 का है तो अलग होगा, 14 का है तो अलग होगा, 15 का है तो अलग होगा। तो 10 kg तक तो आप कितना निकालोगे, 100 ml पर kg पर डे। और ये पूछे कि भाई आगे 10 से 20 का, तो 10 से और 20 का जो आगे का जो 10 किलो का जो वजन है दोस्तों, या कितना भी वजन है, 11 है 12 है, उसमें हम देंगे 50 ml पर kg पर डे। एग्जाम्पल के रूप में समझ लो कि भाई किसी भी बच्चे का जो वजन है, मान लो कि 15 kg है, तो भाई 10 kg का तक का तो वजन का कितना देंगे हम, 10 गुणा में 100, तो 1000 ml दे देंगे। बाकी का कितना बचा, 5 kg, तो 5 kg है तो 5 गुणा में 50, तो 250, तो कितना देंगे टोटल 1250 ml।
यही पूछ ले कि भाई 20 केजी के बच्चे का कितना दोगे, एग्जाम्पल के रूप में मुझे 20 केजी के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो 10 केजी तक के बच्चे का 100 गुणा में 10, जो बच्चे का 20 केजी वेट है उसमें 10 केजी तक का जो फ्लूइड रहेगा वो 1000 ml, और अगला 50 गुणा में 10 तो 500 ml, तो कितना दोगे दोस्तों 1500 ml। तो अब आप मेरे को आज क्वेश्चन बताओ कि किस एक बच्चे का वेट है 18 केजी, तो उसके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ठीक है, उसके अंदर वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मुझे क्या करनी है, बतानी है। अब क्वेश्चन है ना दोस्तों वो नेक्स्ट ऐसे ना कर वो ये देखिए भाई 20 केजी से ज्यादा वाले का बताओ, 20 केजी से ज्यादा वाले का बताओ, तो वही बात है शुरू के 10 केजी तक का निकाल लो, कितना आएगा 100 ml पर केजी पर डे, फिर अगले 10 केजी का, नेक्स्ट 10 केजी का है ये, मतलब 10 से 20 केजी वाले का 50 ml पर केजी पर डे, और फिर याद रखना 20 केजी से ज्यादा कितना भी वेट हो उसमें हम देंगे 20 केजी से ज्यादा जितना भी वेट है दोस्तों उसमें हम देंगे 20 ml पर केजी पर डे, 20 ml पर केजी पर डे। अब इस हिसाब से मान लो आपको 25 केजी का वेट बच्चे का वजन निकालना हो कि भाई कितना वाटर रिक्वायरमेंट देंगे, वजन नहीं, तो 10 तक का कितना देंगे दोस्तों, तो 10 को 100 से गुणा करोगे तो 1000, अगले 10 को 50 से गुणा करोगे तो 500, और क्योंकि अभी निकाला ही हमने तो 20 का तो हमने निकाला ही था ना, हाँ ये देखो 1500 आ गया, और आगे 5 का तो 5 गुणा में 20 बराबर 100, तो 0.056 उसको हम 1600 ml क्या देंगे दोस्तों, फ्लूइड देंगे, ठीक है, क्या देंगे 1600 ml फ्लूइड देते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों पर आर के अकॉर्डिंग और पूछ लेते हैं वो, तो आपको याद इसमें 3 ही चीजें करनी थी, देखो पिछले वाले एक चीज बताता हूं, 3 ही चीजें याद करनी है आपको 100, 50 और 20, बस इसमें याद रखना है कि भाई 10 केजी तक, 10 से 20 तक और मोर देन 20 तक, बस 100, 50, 20, कुछ याद ही नहीं करना, ठीक है। एक दोस्तों जो क्वेश्चन है वो अलग तरीके से पूछ सकते हैं, भाई पर हार पूछ ले कि भाई 1 घंटे में लगभग कितनी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब आप ऐसे नहीं कह सकते मैं 100 में 24 का भाग दूंगा, फिर 50 में 24 का भाग दूंगा, तो ऐसे मत करना, ठीक है। तो दोस्तों लेस देन 10 केजी जिसका वेट है, 10 केजी तक का जितना वेट है उसको हम देते हैं 4 ml पर केजी, कितना देते हैं 4 ml पर केजी देते हैं। इसके बाद में जिसका वेट मान लो 10 से और 20 केजी के बीच में है उसको हम देंगे भाई 10 केजी तक तो देंगे, 10 केजी तक तो वही 4 ml पर केजी, और नेक्स्ट 10 केजी के लिए अगले जो 10 केजी रहेंगे उनके लिए आधा कर देंगे तो 2 ml पर केजी। और 20 केजी से ज्यादा वजन है दोस्तों उसका कैसे करोगे आप, तो भाई 10 केजी तक तो कितना दोगे 4 ml पर केजी, और अगले 10 केजी तक के लिए कितना दोगे आप 2 ml पर केजी, और अगले जो भी आएंगे उससे आगे जितना भी आएगा दोस्तों वो 1 ml पर केजी, 1 ml। जिसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो 4, 2 और 1, बस 4, 2 और 1, तो 2 चीजें आपको याद रखनी है इसमें, बस एक 4, 2, 1 याद रख लो, एक इसको याद रख लो। अब देखो दोस्तों जो क्वेश्चन है ना वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, थोड़ा सा टफ हो गया होगा ना आज की क्लास में, मुझे पता है, बट बेस्ट जरूरी था। भाई बच्चों के अंदर जब एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है दोस्तों वो ज़्यादा होता है, ठीक है, ये माना जाता है इन्फेंट के अंदर जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, सॉरी जो बॉडी का प्रोपोर्शन में जो वाटर है दोस्तों वो क्या होता है ज़्यादा होता है, तो उसके कारण से क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी क्या होगा दोस्तों ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी क्या होगा ज़्यादा होगा। तो राइट जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ बॉडी वेट इज ग्रेटर देन इन एडल्ट, ठीक है। तो लिख लो, इसमें लिखना इन्फेंट में लिखना है, 1 साल तक में है ना, इन्फेंट में टोटल बॉडी रिक्वायरमेंट वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज्यादा होता है, बस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है ज्यादा होता है, बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई मैं ये करूँ नहीं समझ में आया तो माफ कर देना कि सर आपने इतना टफ पढ़ा दिया, वो तो लास्ट वाला जो चार्ट है बस उसको पढ़ लेना, ठीक है, ऐसे मत कर देना कि सर क्या पढ़ा दिया समझ में नहीं आया कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। व्हेन एक्सप्लेनिंग द अकरेंस ऑफ फेब्राइल सीजर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, कुछ नई चीजें इसमें देखने को मिलती हैं कि व्हेन एक्सप्लेनिंग द अकरेंस ऑफ फेब्राइल सीजर टू ए पेरेंट्स क्लास व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड।
भाई इसमें ये कह रहा है कि भाई फेब्रल सीजर मतलब फीवर के साथ जो सीजर आता है, ठीक है, उस सीजर को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, फेब्रल सीजर के नाम से जानते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये यही कह रहा है कि भाई आपको बच्चे को क्या समझाना है, बच्चों के पेरेंट्स को क्या समझाना है, फेब्रल सीजर के बारे में समझाना है। तो आप कौन सी जो इन्फॉर्मेशन वो इंक्लूड करोगे। पहला क्या दे रखा है कि दे में अकर इन माइनर इलनेस, की छोटी इलनेस में भी हो सकते हैं। सेकंड द कोज इज यूजुअली रेडली आइडेंटिफाइड, जो कोज है इसका वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई क्या रीजन था, फेब्रल सीजर क्यों आए, फीवर के साथ इस बच्चे को सीजर क्यों आए। थर्ड दे रखा है दे यूजुअली डू नॉट अकर ड्यूरिंग द टोडलर ईयर, कि ये ज्यादातर टोडलर ईयर के दौरान नहीं होता। चौथा दे रखा था मतलब 1 से 3 साल के दौरान, टोडलर एज। और द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इज ग्रेटर इन फीमेल्स देन मेल, कि फीमेल के अंदर मेल की तुलना में क्या होते हैं दोस्तों, ये ज्यादा होते हैं। चलो फेब्रल सीजर को पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है। कई सारी मिथ भी इसमें टूटती हैं जो हम सोचते हैं। लिखो फेब्राइल सीजर। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों फेब्रल सीजर की, पहली बात कि जो फेब्राइल जो सीजर होते हैं उनका जो एज ग्रुप जो होता है ना वो लगभग 5 साल तक ही होता है, ठीक है। 6 मंथ से लेकर और 5 ईयर तक क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं। और छोटे बच्चों में अगर हम सीजर आने का कारण माने तो मेन जो फीवर जो सीजर है मतलब फेब्राइल जो सीजर वो क्या है, कॉमनेस्ट कोज होता है। तो पहली चीज क्या हुई दोस्तों, एज जो है उसको क्वेश्चन आएगा कि भाई 6 मंथ से लेकर और लगभग 5 ईयर तक, 6 महीने से लेकर और लगभग 5 साल तक के बच्चों में फेब्रल सीजर क्या होता है दोस्तों, आता है। मतलब एडल्ट के अंदर नहीं आता, बड़ों के अंदर ये ज्यादातर नहीं आता। और बच्चों के अंदर जो सीजर आते हैं उनमें से कॉमनेस्ट कोज होता है ये, तो कॉमनेस्ट कोज ऑफ सीजर, ठीक है। बच्चों के अंदर जो छोटे बच्चे हैं अर्ली चाइल्डहुड के अंदर है, मतलब 5 साल तक अर्ली चाइल्डहुड ही होगा, तो उनके अंदर कॉमनेस्ट कोज ऑफ सीजर है इन अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर होता है। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि जो सीजर आ रहे हैं, कन्वर्जेंस आ रहे हैं, ये टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ना उससे एसोसिएटेड होते हैं, जबकि गलत है ये, ठीक है। हर आप हॉस्पिटल में जो बच्चे काम करते हैं वो उनको भी यही बताया गया है कि भाई इसका टेम्परेचर ज्यादा है ना इसलिए इसके फीवर, तुम फीवर पे ध्यान नहीं देते। हाँ सही बात है, फीवर पे ध्यान देना जरूरी है, फीवर नहीं आना चाहिए फेब्रुअरी सीजन में। लेकिन बस मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बात ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि भाई 105 डिग्री फीवर आएगा या उससे ज्यादा फीवर आएगा तभी उसे सीजर आएंगे, नहीं। इसमें कुछ अलग ही चीज होती है। फेब्रुअरी सीजन में क्या होता है दोस्तों कि हाई टेम्परेचर से जुड़ा हुआ नहीं होता। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर अगर एकदम से क्या होता है बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, एकदम से क्या होता है बढ़ता है। हाँ 102.2 से तो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, 102.2 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लगभग 39 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर ज्यादा है और एकदम से वो आया है, ठीक है, एकदम से 100 था और 100 से क्या हो गया दोस्तों बढ़ गया 102 आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं अब्रप्ट चेंज इन टेम्परेचर, वो उसका रीजन होता है। धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, जैसे मान लो 100 था फिर 100, 100.2 हुआ, 100.5 हुआ, 100.7 हुआ, ऐसे बढ़ रहा है धीरे धीरे टाइम लेकर, तो उसको फेब्रुअरी सीजन नहीं आएंगे। फेब्रुअरी सीजन उसको कब आएंगे, टेम्परेचर 100 था और एकदम से उसका जो टेम्परेचर 103 चला गया, तो एब्रप्टली जो टेम्परेचर चेंज होता है दोस्तों उसके कारण क्या आते हैं, फेब्रुअरी सीजन आते हैं। तो पहली चीज क्या लिखी आपने, नोट एसोसिएटेड विद, नोट एसोसिएटेड विद, मतलब जो अब मान लो जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा विद डिग्री ऑफ टेम्परेचर राइज, विद डिग्री ऑफ टेम्परेचर राइज, तो किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड विद एब्रप्टली, मतलब एकदम से चेंज इन टेम्परेचर, लगभग कितना पहुंचना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए लगभग, ठीक है, इससे ज्यादा होगा तभी आएगा 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर सेंटीग्रेड में लगभग होता है ये 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतने टेम्परेचर से अगर ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, वो हुआ जो है वो एब्रप्टली हुआ है। वो कैसे हुआ दोस्तों, एब्रप्टली हुआ है, तो उसे उसका जो रीजन है वो मैंने आपको बता दिया, उसके कारण क्या आता है फेब्रुअरी सीजन आता है। तो ये मानना गलत है कि भाई फेब्रुअरी सीजन का जो रीजन है वो क्या होता है आपका, एक टेम्परेचर ज्यादा होना होता है, वो नहीं होता, एब्रप्टली ज्यादा होना होता है वो होता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना कि ये आप अपनी कम्युनिटी में भी बताओ, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी हमें कई बार गलत बता देते हैं कि भाई ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरा दोस्तों फेब्रुअरी सीजन के अंदर मेनली 90% से ज्यादा जो सीजन आता है वो जनरलाइज्ड आता है, मतलब पूरी बॉडी के अंदर आता है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि कोई पार्ट के अंदर आए। दूसरा दोस्तों इसकी अगर हम बात करें रीअक्रेंस की, रीअक्रेंस
तो रीअकरेंस के काफी चांसेस होते हैं। मतलब एक बार जिस बच्चे के अंदर फेब्राइल सीजर आ गया तो चांसेस हैं लगभग 30 से और 50% उस बच्चे के अंदर दोबारा से भी क्या आएंगे दोस्तों, ये आएंगे। नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों कि ये जो डिजीज है ना, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी डिजीज हो तभी फेब्राइल सीजर आएंगे। भाई कोई किसी को कोई डिजीज नहीं है, बिना बात कोई छोटी जो डिजीज है ना दोस्तों, उसके कारण भी क्या हो सकता है, ये हो सकती है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें यही दे रखा है कि ये नॉट एसोसिएटेड विद फेब्राइल सीजर आर नॉट एसोसिएटेड विद मेजर इलनेस, ये मेजर इलनेस के साथ जुड़े हुए नहीं होते। मे अकर इन माइनर इलनेस, माइनर इलनेस के अंदर भी क्या हो सकते हैं दोस्तों, आपके फेब्राइल सीजर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इसका एसोसिएशन एक डिजीज के साथ माना गया है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी जो इलनेस है ना, वो फेब्राइल सीजर के साथ क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। एक ऐसी कौन सी डिजीज है जो फेब्राइल सीजर के साथ जुड़ी हुई है दोस्तों, मतलब ये चीज देखने को मिलती है उनके अंदर। तो एक्यूट जो रेस्पिरेटरी इलनेस है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है दोस्तों, वो फेब्राइल सीजर के साथ क्या है, जुड़ी हुई है, ये माना गया। अगर आपसे कोई पूछे इसका कोज क्या होता है, तो भाई इसका कोज जो है ना वो नहीं पता किसी को भी। ठीक है, अनसर्टेन है, पता नहीं है कि क्या है, या फिर अननोन लिखा हुआ सकता है। ठीक है, जो कि एक जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि फेब्राइल सीजर के रीजन है वो पता है। लेकिन फिर कुछ भी इसके रिस्क फैक्टर जरूर होते हैं दोस्तों, कुछ इसके क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर मैंने एज बताई थी भाई 6 मंथ टू 5 ईयर में होता है। लेकिन अगर उसमें भी आपसे पूछे कि कौन सी एज, मैंने भाई होता ही इसमें में है, लेकिन उसमें भी पूछे कि सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो दोस्तों जो भी बच्चे 1 साल से कम के हैं, जो भी बच्चे लेस देन 1 ईयर के हैं, 1 साल से कम के जितने भी बच्चे होते हैं उनके अंदर ऑनसेट होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा। दूसरा, किसी भी बच्चे के अंदर फेब्राइल सीजर एक बार आया और एक सीजर से ज्यादा आ रहा है तो उसके अंदर दोबारा से होने के चांसेस भी क्या होंगे दोस्तों, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो दोबारा होने के चांसेस कब ज्यादा होंगे कि मोर देन वन सीजर, मतलब एक सीजर आया इन ऑन सेम डे, उसी दिन, मतलब एक दिन में अगर किसी बच्चे को 2 बार फेब्राइल सीजर आ गया, 3 बार फेब्राइल सीजर आ गया, तो उस बच्चे के अंदर चांसेस होंगे दोबारा से होने के। ठीक है, एक किसके अंदर, जिसके अंदर फैमिली हिस्ट्री रही हुई है ना, उसके अंदर चांसेस होंगे फेब्राइल सीजर आने के। फैमिली हिस्ट्री वाले बच्चे को ज्यादा होते हैं चांसेस। ठीक है, या जो बच्चे का माइलस्टोन डिले है, डेवलपमेंटली कोग्निटिव एबिलिटी कम है, उन बच्चों के अंदर भी, डेवलपमेंटल डिले वाले बच्चों के अंदर भी क्या होता है दोस्तों, देखने को ज्यादा मिलता है। एक रीअकरेंस के चांसेस जो हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, जो सीजर की टाइप है दोस्तों 2 भागों में बांटते हैं उसको, टिपिकल और एटिपिकल में। तो एटिपिकल या उसे हम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, उनके अंदर रीअकरेंस के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ध्यान रखना, रीअकरेंस के चांसेस, दोबारा होने के चांसेस ज्यादा किसमें होंगे, 1 साल से कम का बच्चा है उसमें होंगे। जिसके अंदर एक दिन में 1 से ज्यादा सीजर आ गया उस बच्चे में दोबारा से होने के चांसेस होंगे। जिनकी फैमिली हिस्ट्री होगी उनमें ज्यादा होने के चांसेस होंगे। जिनके अंदर डेवलपमेंटल डिले होगा उसके अंदर ज्यादा होंगे। ठीक है, इसमें ऐसे लिख लेना, रिस्क फैक्टर और रीअकरेंस लिखना भाई, ये दोबारा होने के चांसेस, मतलब एक बार किसी में सीजर आ गया तो कौन, क्योंकि मेन रीजन तुम्हें पता नहीं, लेकिन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर दोबारा से होने के चांसेस होंगे। तो रीअकरेंस के चांसेस किसमें ज्यादा होते हैं, दोबारा से होने के, जिनका एज जो है वो 1 साल से कम है, इनको एक सीजर से ज्यादा सीजर एक दिन में आ गया, फैमिली हिस्ट्री रही है, डेवलपमेंटल डिले हुआ है, और उसको कौन से टाइप का सीजर आया था, इसमें भी टाइप पढ़ेंगे फेब्राइल में, तो एटिपिकल प्रकार का आया है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि सीजर मेनली क्या होते हैं, जनरलाइज्ड होते हैं। लेकिन दोस्तों जिस बच्चे को अगर फोकल सीजर आ गया, जनरलाइज नहीं होकर पूरी बॉडी को अफेक्ट नहीं करके किसी पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, फोकल है। ठीक है दोस्तों, अगर फोकल सीजर आया है दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, उस बच्चे के अंदर दोबारा से होने के चांसेस होंगे। तो इन बच्चों के अंदर, अगर इनमें से कोई भी बच्चा है उसके अंदर दोबारा होने के चांसेस होंगे। अगर आपको बच्चा 1 साल से कम का है तो उसको सीजर आया तो रिस्क है, उसको भाई दोबारा भी पक्का आएगा। जिसमें 1 से ज्यादा बार सीजर आ गया उसको रिस्क है कि दोबारा आएगा, उसको फैमिली हिस्ट्री रही है दोबारा आएगा, डेवलपमेंटल डिले रहे दोबारा आएगा, एटिपिकल कॉम्प्लेक्स प्रकार का दोबारा आएगा। और अगर उसको फोकल या सीजर टाइप है दोस्तों, तो भी उसको दोबारा आने के क्या होंगे, चांसेस होंगे, तो भी उसको दोबारा आने के चांसेस होंगे। अब इसके टाइप बता देता हूँ यही से। इसके जो टाइप है दोस्तों, ज्यादा टाइप है नहीं, इसके टाइप हम 2 भागों में बांटते हैं, मैंने आपको अभी बताया है, टिपिकल और एटिपिकल। जो टिपिकल है दोस्तों उसको हम सिंपल भी बोलते हैं। टिपिकल को हम क्या किस नाम जानते हैं, सिंपल। और सिंपल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या होता है, एटिपिकल। ये क्या होता है दोस्तों, एटिपिकल। तो टिपिकल सिंपल, एटिपिकल क्या होगा दोस्तों आपका, कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना, सिंपल वाला जो होता है, पहली बात मैंने आपको पहले बताया, ये क्या है दोस्तों, ज्यादा कॉमन होता है। ये क्या होता है, मोर कॉमन। तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, लेस कॉमन। भाई ये कम होता है, ज्यादा होता है। तो
दूसरा दोस्तों ये मेनली क्या होता है, जनरलाइज्ड टाइप का होता है। कैसा होता है, जनरलाइज्ड। ये कौन सा टाइप का होता है, फोकल। ये सीजर अगर आएगा तो उसका जो टाइम पीरियड होगा ना वो लेस देन 10 मिनट होगा, लेकिन ये अगर सीजर आ गया ना तो मोर देन 10 मिनट तक भी बच्चों को सीजर आ सकते हैं। सोचो 10 मिनट से ज्यादा सीजर आ गया भाई, सिंपल सी बात है, अगर 10 मिनट से ज्यादा सीजर आ रहा है तो उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। तो इस ऐसे बच्चे के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट आ सकता है, डिफेक्ट प्रेजेंट, मे भी प्रेजेंट लिख लो, क्योंकि 100% तो नहीं बोल सकते, मे भी प्रेजेंट। और यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट क्या लिख लो दोस्तों, एब्सेंट। यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट क्या रहेगा, जनरली एब्सेंट। दूसरा दोस्तों एक दिन के अंदर है ना, सिंपल सीजर के अंदर लगभग एक ही सीजर आता है, बस एक दिन के अंदर कितना सीजर आता है दोस्तों, एक ही आता है, एक से ज्यादा सीजर नहीं आता। तो सिंगल सीजर आता है सेम डे में, सिंगल सीजर ऑन सेम डे, ऑन सेम डे। और यहाँ पर सेम डे में मोर देन वन सीजर, एक दिन से ज्यादा, मतलब कई सारे सीजर, मल्टीपल जो सीजर्स होते हैं दोस्तों वो एक दिन के अंदर आते हैं। अब हम इसके पढ़ते हैं मैनेजमेंट। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी बच्चे को फीवर आएगा तो क्या मैनेजमेंट करोगे, सिंपल सा, पहला भाई फीवर है तो फीवर को रोको। तो फीवर को रोकने के लिए दोस्तों सबसे मेन चीज क्या है कि भाई आप स्पंजिंग करो, कोल्ड स्पंजिंग जो करते हैं, इसे हम हाइड्रोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोथेरेपी। साथ में आप क्या दो दोस्तों, एंटीपायरेटिक दो, एंटीपायरेटिक जैसे कि पीसीएम दो। इससे फीवर में तो आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन आप चाहो कि भाई रीअक्रेंस को रोक लेगा, तो दोस्तों ये रीअक्रेंस को नहीं रोक पाता है, ध्यान रखना, ये रीअक्रेंस को नहीं रोक पाता है। तो फिर हम कौन सी दवाई दें भाई इसके अंदर, तो इसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है दोस्तों जो हम देते हैं मेनली, वो देते हैं हम डाइजेपाम। क्या देते हैं, डाइजेपाम देते हैं। वो भी कौन से रूट से देते हैं दोस्तों, रेक्टल रूट से देते हैं। कौन से रूट से देते हैं, रेक्टल रूट से जो है वो डाइजेपाम क्या दी जाती है दोस्तों, दी जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। इसके अलावा आप आईवी रूट से भी दे सकते हो, लेकिन फिर भी आप दोनों ऑप्शन है कि आईवी डाइजेपाम और रेक्टल, तो मेन जो इसका आंसर आएगा दोस्तों वो रेक्टल माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी ड्रग यूज कर सकते हैं जैसे फिनोबार्बिटोन, ये रोकने के लिए करते हैं। प्रोफाइलैक्सिस जो है ना दोस्तों उसके लिए हम करते हैं, या फिर सोडियम वॉलप्राइट, सोडियम वॉलप्राइट, इन दोनों का हम किस में यूज करते हैं दोस्तों, प्रोफाइलैक्सिस में। भाई हम कोशिश करेंगे सीजर नहीं आए, तो उसको रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, फिनोबार्बिटोन। और जो सोडियम जो वॉलप्राइट है दोस्तों वो क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। ठीक है, बस अब तो मुझे लगता है कि कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम सीधा सा। तो जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि भाई फेब्रल सीजर दे मे अकर इन माइनर इलनेस, दे द कोज इज यूजुअली रेयरली आइडेंटिफाइड। तो मैंने आपको बताया जो कोज जो है दोस्तों वो तो आइडेंटिफाइड होता ही नहीं है क्योंकि अननोन होता है। तो यूजुअली डू नॉट अकर ड्यूरिंग द टोडलर पीरियड। अरे भाई मेनली होते इस यूजुअली ये होते कितने हैं, 6 मंथ टू 5 ईयर में, तो टोडलर इंक्लूडेड होगा, ये भी गलत। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इज ग्रेटर इन फीमेल्स देन मेल, कि भाई फीमेल, तो ऐसा इसमें कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, ऐसा इसके अंदर कोई चक्कर नहीं है। तो इसका जो राइट जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा कि दिस में अकर इन माइनर इलनेस। तो बस एक सिंपल सी लाइन लिख लो कि फेब्राइल सीजर में अकर इन माइनर इलनेस, फेब्राइल सीजर में अकर इन माइनर इलनेस, फेब्रल सीजर माइनर इलनेस के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बस अब सिंपल से 2 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, वो खत्म करके क्लास को खत्म करते हैं। ए पेरेंट टेल्स द नर्स इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट माय 3-year-old हैज हैड ए फीवर फॉर सेवरल डेज। कि एक पेरेंट्स कहता है कि भाई इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मेरा 3 साल का जो बच्चा है उसको क्या हो रहा है, फीवर हो रहा है, कितने दिन से, कई दिनों से, एंड हैज बीन वोमिटिंग। साथ में क्या हो रही है दोस्तों, उसको वोमिटिंग हो रही है। तो 2 चीजें हो रही है उसको, एक फीवर और एक क्या हो रहा है दोस्तों, उसको वोमिटिंग हो रही है। तो फीवर एंड वोमिटिंग। आफ्टर इंस्टीट्यूटिंग, मतलब स्टार्ट करने के बाद, ऑर्डर्ड मेजर्स टू रिड्यूस द फीवर, वार्ड नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, आपने ये काम कर लिया, ठीक है, भाई फीवर को कम करने का काम कर लिया, तो दूसरा काम आप इसके बाद क्या करोगे, पहले देख तो सीवरिंग को प्रिवेंट करोगे। ठीक है, जो कपकपाहट होती है, बच्चा कपकपी करने लग जाता है सर्दी के कारण, ऐसी वाली रेस्ट्रिक्ट कर दोगे ओरल फ्लूइड को। थर्ड देर का मेजरली द आउटपुट करोगे हावरली, और वाइटल साइन लोगे हावरली। दोस्तों ध्यान रखना हमेशा कि फीवर में अगर सीवरिंग आती है, देखो मैं फीवर नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने फीवर पहले से पढ़ाया हुआ आपको फंडामेंटल में ना। अगर फीवर में सीवरिंग आती है तो ये माना जाता है कि जो सीवरिंग है दोस्तों वो बॉडी के अंदर क्या कर देती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करती है।
और टेम्परेचर को इंक्रीज होने के कारण दोस्तों बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है, जो कि फीवर में क्या नहीं होना चाहिए, पहले से ही डिहाइड्रेशन के रिस्क रहता है, तो फ्लूइड लॉस नहीं। अब देखो दूसरा जो ऑप्शन था कितना बेकार था, रेस्ट्रिक्टिंग द ओरल फ्लूइड। अरे भाई आईवी फ्लूइड तो हम ज्यादा देते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। मेजरली ये चीजें करते हैं लेकिन हावरली करने की जरूरत नहीं है और प्रायोरिटी नहीं है। मेन प्रायोरिटी क्या है दोस्तों, सीवरिंग को प्रिवेंट करना है। तो इसके उसका राइट आंसर क्या होगा, सीवरिंग को प्रिवेंट करना। लिखो इसमें, लिखो नर्स को, सिंपल सा भाषा में लिख लो, नर्स को सीवरिंग को प्रिवेंट करना चाहिए। नर्स को क्लाइंट में, नर्स को क्लाइंट में सीवरिंग को प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि सीवरिंग बॉडी टेम्परेचर को और ज़्यादा इंक्रीज करती है, और ज़्यादा इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ए नर्स ऑब्जर्व्स दैट ए 3-year-old child in a crib has a clamped jaw and having a tonic-clonic seizure. What is the priority nursing responsibility at this time? चार ऑप्शन दे रखे हैं। अप्लाई restraints, administer the oxygen, protect the child from the self injury और insert a plastic airway in the child mouth। देखो 3 साल का बच्चा बेड पे है, उसको एकदम से क्या आ गया दोस्तों, सीजर आ गए, उसके जो जॉ है वो क्लैम्प्ड हो गया है, ठीक है, दांत बिछ गए हैं ऐसे बोलते हैं ना, और उसको टोनिक क्लोनिक क्या आ रहा है, सीजर आ रहा है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग जो एक्शन है दोस्तों वो क्या होगा, ध्यान रखना कभी भी हम रिस्ट्रेंट अप्लाई नहीं करते, क्योंकि रिस्ट्रेंट अप्लाई करने के कारण क्या हो सकता है कि जो इंजरी हो सकती है किसको, बोन की, या फिर इंजरी हो सकती है किसकी, मसल की। तो बोन और जो मसल है दोस्तों उनकी क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है, तो नहीं करेंगे। दूसरा दोस्तों एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ये माना जाता है कि बच्चा जब सीजर में रहता है तो एपनिया की कंडीशन में रहता है, तो ऑक्सीजन देने का भी उस समय कोई फायदा नहीं है, उसके बाद में आपको ऑक्सीजन देनी चाहिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, आपको लगेगा ऑक्सीजन देनी चाहिए, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है कि सीजर के दौरान जो बच्चा है वो किसमें रहता है, एपनिया में रहता है, तो ऑक्सीजन देने का उसमें कोई फायदा नहीं होता। तो प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम सेल्फ इंजरी, हाँ उसे पहले दे सकते हो, उसके बाद दे सकते हो, ठीक है। तो पहला जो है दोस्तों, जो बच्चा है सीजर में होगा तो एकदम से वो मान लो क्रोनिक सीजर में है तो उसको इंजरी के क्या रहते हैं दोस्तों, चांसेस रहते हैं, तो हमें बच्चे को सेल्फ इंजरी से क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। लास्ट ऑप्शन को क्या करें कि इंसर्ट ए प्लास्टिक एयरवे इन द चाइल्ड माउथ, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे का जो है दोस्तों क्लैम्प्ड हो रखा है और आपने एयरवे अगर पूछने की कोशिश की, मुड़े एयरवे डालने की कोशिश की आपने, तो उसके जो दांत हैं या फिर उसके जो माउथ में क्या हो सकती है दोस्तों, इंजरी हो सकती है। दांत नहीं भी है, मान लो चाइल्ड ज़्यादा छोटा है, दांत नहीं भी है तो माउथ में इंजरी हो सकती है, और 3 साल का बच्चा है तो दांत में भी क्या हो सकते हैं दोस्तों, इंजरी हो सकती है, टूट सकता है, तो इसलिए ये भी नहीं करेंगे, ये भी उसके बाद कर सकते हैं, उस टाइम नहीं करते हैं। तो इसमें लिख लो, लिखो सीजर के दौरान प्रायोरिटी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के अंदर सेल्फ इंजरी को प्रिवेंट करना है, ठीक है, लिख लो इसको, ठीक है। इसके बाद लास्ट लिखो, लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर कल पढ़ूंगा। A child sitting on a chair in a playroom starts to have a tonic-clonic seizure। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं बताऊंगा, 1 सेकंड आंसर बताऊंगा बस। एक चाइल्ड है दोस्तों प्ले रूम के अंदर, उसको टोनिक-क्लोनिक सीजर आ गए, उसका जो है दोस्तों वही क्लेंच्ड है, व्हाट इज द नर्सिंग बेस्ट इनिशियल एक्शन, वही सिक्योरिटी। देखो किसमें है, पहला दोस्तों अटेम्प्ट टू ओपन द जाक, नहीं कभी नहीं करना चाहिए, वो इंजरी कोज कर सकता है। प्लेस द चाइल्ड ऑन फ्लोर, भाई सेफ्टी में क्या करोगे, भाई बच्चा जो है मान लो वो खेल रहा है प्ले रूम में, बड़ा बच्चा है, और अगर वो मान लो से खड़ा गिर गया तो इंजरी हो सकती है, तो आपको क्या करना चाहिए, बच्चे को फ्लोर पे क्या करना चाहिए, प्लेस करना चाहिए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, प्लेस द चाइल्ड ऑन फ्लोर। थर्ड ऑप्शन है कॉल आउट फॉर असिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ, भाई ऐसे माना जाता है उस समय ना पेशेंट के साथ रहना जरूरी होता है, ऐसे नहीं कि आप उसको छोड़ के चले गए, छोड़ नहीं सकते हैं पेशेंट को ना। प्लेस ए पिलो अंडर द चाइल्ड हेड, तो इसमें भी माना गया है कि भाई हेड के नीचे सिर लगाने से ना एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। ऐसे कहते हैं जो आपकी जो टंग है ना वो बैक साइड में गिर जाती है, जिससे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के क्या हो जाते हैं, चांसेस हो जाते हैं, तो ये भी क्या होगा, गलत। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों प्लेस द चाइल्ड ऑन द फ्लोर। उसमें लिख लो टोनिक क्लोनिक सीजर के दौरान फर्स्ट नर्सिंग एक्शन सेफ्टी या बच्चे को फ्लोर के ऊपर प्लेस करना है। लिख लो रे यार, टोनिक क्लोनिक सीजर के दौरान फर्स्ट नर्सिंग एक्शन
सेफ्टी और बच्चे को फ्लोर पर प्लेस करना है। ठीक है, बच्चों को फ्लोर पर प्लेस करना है, बस सिंपल सी बात है। जो लिख रखा है वही लिख दो इसमें, प्लेस बच्चा है। ठीक है, बस। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आई होगी। एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देता हूँ ट्यूशनों को। ठीक है, इससे पहले वाला भी पढ़ाई है, प्लेस किया फ्लोर पे। इंजरी से क्या करना है दोस्तों, प्रोटेक्ट करना है। आज तो इतने क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है। ठीक है, फीवर के दौरान सीवरिंग को प्रिवेंट करना नर्सिंग प्रायोरिटी होती है, क्योंकि सीवरिंग जो है वो टेम्परेचर को और ज़्यादा क्या करती है, इंक्रीज करती है। फेब्राइल जो सीजर है दोस्तों, वो माइनर इलनेस के अंदर भी हो सकते हैं, दे मे अकर इन माइनर इलनेस। और लास्ट जो है दोस्तों वो आपका कि भाई बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है दोस्तों वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी क्लास थी। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं आपको कल अगली क्लास में।